गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आदित्य साइंस कंसेप्ट। कैसे हैं डियर? होपफुली कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही एक प्यारा सा एक छोटा सा टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र। क्या होते हैं लसिका तंत्र, इसका क्या हमारे शरीर में महत्व है, इन सभी चीज़ों की चर्चाएं आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो पेन पेपर लेकर आप अच्छे ढंग से तैयार हो जाइए बच्चा, अपना नोट्स स्वयं तैयार करें। जब आप अपना नोट्स तैयार करते हैं तो आपकी कंसेप्ट और भी बेहतर बनती जाती है। होपफुली कि आप हमारी बातों को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोगों ने ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आपने पढ़ा था कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। यानी कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पूरी तरीका से कंप्लीट कर लिया है। यानी कि अब तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, लगभग 4 से 5 लेक्चर हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पूरी तरीका से बेस्ड था हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर। लेकिन आज एक ही लेक्चर होगा और एक ही लेक्चर में आपका पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम कवर हो जाएंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में इससे सवाल बन जाते हैं, इस वजह से ये पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। हम लोग पढ़ने से पहले प्रीवियस कुछ लेक्चर को हम लोग रिवीजन करेंगे। प्रीवियस कुछ लेक्चर कहने का मतलब है कि ये वहीं से रिलेट करेगा। अगर प्रीवियस लेक्चर जो आपने हार्ट पढ़ा है, कैपिलरीज पढ़ा है, ब्लड पढ़ा है, तो इन सभी लेक्चर से आज का जो लेक्चर होगा वो पूरी तरीका से रिलेट करेगा। इस वजह से थोड़ा सा हम लोग बैक जाएंगे और फिर वहां से रिलेट करते हुए लिम्फेटिक सिस्टम को समाप्त करेंगे। तो आइए। चलिए बच्चा, आ जाइए। देखिए, हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा था, तो हार्ट के हमने पहले से ही डायग्राम बना के लाया है। हमने जितने सारे आज के चीज़ों को पढ़ना है, आज जितने सारे कंसेप्ट को हमें समझने हैं, उसके लिए पहले से ही हमने डायग्राम बनाकर रखा है, ताकि समय कम से कम किल हो। आइए, जब हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, तो हार्ट में हमने पढ़ा था कि इसके 4 चेंबर होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, अर्थात दाया आलिंद और बाया आलिंद। जब दाया आलिंद के नीचे आते हैं तो मिलता है हमें राइट वेंट्रिकल्स, यानी कि दाया निलय हमें मिलता है। और लेफ्ट एट्रियम के नीचे आते हैं तो हमें मिलता है लेफ्ट वेंट्रिकल, अर्थात बाया निलय हमें मिलता है। यही जो दो चेंबर है, यही जो दो चेंबर है, ऊपर वाले दो चेंबर को हम लोग कहते हैं रिसीविंग चेंबर। यानी कि जो हमारा आलिंद वाला कक्ष होता है उसको हम कहते हैं रिसीविंग चेंबर। यानी कि यहाँ पर ब्लड आते हैं, स्टोर होते हैं, इस वजह से इसे हम कहते हैं रिसीविंग चेंबर। क्योंकि ब्लड के विभिन्न, हमारे बॉडी के विभिन्न हिस्सों से ब्लड हृदय के यही दोनों चेंबर में आकर स्टोर होता है, यहीं पर इकट्ठा होते हैं। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं रिसीविंग चेंबर। और हमारे हृदय से शरीर के पूरे विभिन्न अंगों में भेजे जाते हैं ब्लड को। इस वजह से इसे ये जो दोनों चेंबर है हमारा, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों चेंबर को हम कहते हैं पंपिंग चेंबर, क्योंकि यहीं से ब्लड का पंप होता है। बात समझिए सर। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसी पर पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा आधारित होगा। इस वजह से आप बच्चे ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहले हम इसका नामकरण कर लेते हैं। देखो, नामकरण क्या करना है, साथ साथ करते हुए चलेंगे। इसमें पूरी तरीका से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरे हुए हैं। यहाँ पर जो ब्लड है वो पूरी तरीका से ऑक्सीजन वाली ब्लड भरी हुई है। कैसी ऑक्सीजन? यानी यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर मौजूद है।
यानी कि यहाँ पर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। अब ये ब्लड जो होंगे इस वाहिका के द्वारा इससे ब्लड को पंप कर दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा इस वाहिका में। क्या हमने कहा कि इस ब्लड को जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड मौजूद है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, इस ब्लड को पंप कर दिया जाएगा बाय निलय के द्वारा। और जब इसे पंप किया जाएगा तो ब्लड पहुंचेगा इस नली में। इस नली में ब्लड पहुंचा। अब सीधी सी बात समझना कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। तो इसका नाम पड़ा अयोटा। क्या नाम पड़ा? अयोटा। तो इसका अगर हम नामकरण कर दें तो इसका नाम है अयोटा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं महाधमनी, जिसे हम कहते हैं महाधमनी। अब इस महाधमनी से ब्रांचेज निकलेंगे और भी पतली पतली। अब ये महाधमनी जो होती है ये मोटी नली होती है और चौड़ी भी होती है। मोटी के साथ साथ चौड़ी नली होती है जो पूरी तरीका से लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। जब इसे ब्लड फ्लो करते हैं, बाहर निकलते हैं, गुजरते हैं, तो इसके भी महाधमनी और भी छोटी छोटी नलियों में बट जाते हैं, यानी पतली नलियों में बट गए। तो ब्लड का प्रवाह जो होगा धीरे धीरे आगे तक बढ़ेगा। ब्लड का प्रवाह धीरे धीरे आगे तक बढ़ेंगे। तो यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा। इसको हम नाम देते हैं आर्टरीज। इसका नाम है आर्टरीज। आर्टरीज हमने क्यों नाम दिया? क्योंकि ये जो अयोटा है, एरोटा है, इससे पतली नली होती है। इससे पतली नली होती है और आर्टरीज को हम कहते हैं छोटी धमनी। इसे कहते हैं धमनी। इसे धमनी कहते हैं। महाधमनी से ब्लड प्रवेश किया है धमनी में। अब इस धमनी के भी और भी पतले पतले ब्रांच होंगे जहां पर ब्लड जाएगा शरीर के विभिन्न हिस्सों में, शरीर के विभिन्न हिस्सों में, और ये भी आगे ये बढ़ेगा। अब ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस सेक्शन का नाम होता है, इस सेक्शन का नाम है एट्रियोल्स। इसका नाम है एट्रियोल। एट्रियोल्स हम इसे कहते हैं क्यों? क्योंकि ये और भी पतली नली है। इस आर्टरी से पतली नली है और इसका हिंदी में नाम होता है छोटी धमनी। छोटी धमनी। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जो ब्लड है कैसे कैसे नली से, कैसे कैसे वाहिकाओं से होकर हमारे अंगों तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले ब्लड का पंप हुआ बाएं नीले से, फिर वो ब्लड जो है हमारा महाधमनी में प्रवेश किया, महाधमनी से आगे जाकर धमनी में गया और धमनी से आगे जाकर मिला छोटी धमनी में, आगे जाकर मिले छोटी धमनी में। अब ये छोटी जो धमनी है आगे चलकर और भी पतली पतली नलियों में बट जाते हैं जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज। यानी ये जो पतली पतली आपको नली दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं कैपिलरी। कैपिलरीज कहते हैं इसे, और कैपिलरीज को हम कहते हैं केशिकाएं। कैपिलरीज को हम कहते हैं केशिकाएं। चलिए सर, तो ये हमारा पूरा का पूरा नामकरण, ये सभी डक्ट का पूरा नाम हमने देख लिया। अब इससे जो ब्लड फ्लो हो रहे हैं, इससे जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो अंततः पहुंचेगा कहाँ पर? तो आप कहेंगे कि अंततः ये पहुंचेगा फाइनली किसी ना किसी अंग में, किसी ना किसी अंग में पहुंचेगा। तो इसको हम नाम देते हैं बॉडी पार्ट। ये जो हमारा है बॉडी ऑर्गन्स नाम देते हैं। यानी कि ये हमारे शरीर का कोई अंग है। अब अंग में कुछ भी हो सकता है। अंग में हमारा किडनी भी हो सकता है, लीवर भी हो सकता है, फेफड़ा भी हो सकता है, एनीबॉडी, कुछ भी हो सकते हैं बॉडी। और अब इस बॉडी ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे शरीर के जितने सारे अंग हैं वो सभी के सभी अंग किससे मिलकर बने हैं? तो उत्तक से मिलकर बने हैं। सभी के सभी अंग किससे बने हैं? उत्तक से बने हैं। तो इनके अंदर में
हम उत्तक बना लेते हैं। जैसे आ जाइए, ये है उत्तक हमने बनाया। अब यहाँ पर ज़्यादा हम उत्तक नहीं बनाएंगे ताकि आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आए। तो ये सारे के सारे टिश्यू हैं, तो इसका नाम हम दे देते हैं टिश्यू, अर्थात उत्तक। यानी जितने सारे हमारे शरीर के ऑर्गन्स बने हैं वो सभी के सभी ऑर्गन्स टिश्यूज से मिलकर बने हैं, यानी उत्तकों से मिलकर बने होते हैं। अब ये उत्तक किससे मिलकर बना होता है? अब ये उत्तक जो है वो भी किसी ना किसी कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। तो वो बने होते हैं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर। किससे मिलकर बने होते हैं? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि इस टिश्यूज के अंदर में छोटी छोटी कोशिकाएं मौजूद हैं। तो ये लीजिए, हम छोटी छोटी कोशिकाएं बना देते हैं। आ जाइए सर, ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। छोटी छोटी कोशिकाएं हमने बना दिया। ये सभी के सभी कोशिकाओं का अपना न्यूक्लियस भी होगा, तो न्यूक्लियस भी हम बना लेते हैं। न्यूक्लियस भी बना देते हैं। चल, अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि ये जो ब्लड हमारे हृदय से पंप हुआ है वो अंततः पहुंचा है कहां पर? तो आप कहेंगे बॉडी ऑर्गन्स के पास। अब ये बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंच गया तो इस ब्लड का कार्य क्या था? इस ब्लड का कार्य क्या था? तो आप कहेंगे कि सर इस ब्लड का कार्य था कि ब्लड में जितने सारे घुले हुए कंपोनेंट्स थे, जो भी नेसेसरी सब्सटेंसेस था, उन सभी को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य। यानी कि जो ब्लड हृदय से पंप हो रहा है, इस ब्लड में बहुत सारे हमारे सब्सटेंसेस मिले हुए हैं। जैसे कि वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया, यूरिया हो गया, ये सभी के सभी सब्सटेंस जो है इस ब्लड में मिले हुए हैं। और इस ब्लड का कार्य होता है कि कोशिकाओं तक इन सभी सब्सटेंसेस को, जो नेसेसरी सब्सटेंस है उनको यहाँ तक पहुँचाना, और जो अननेसेसरी सब्सटेंस बने हुए हैं कोशिकाओं के पास, उसको वापस लेकर चले आना। यही इसका काम है। जी सर, बिल्कुल यही काम है। लेकिन होता क्या है बच्चा, कि जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज में जो बहने वाले ब्लड हैं, वो ब्लड कैपिलरी से बाहर नहीं निकलता। वो ब्लड जो है कैपिलरीज से बाहर नहीं निकलते, वो बाहर निकल के कोशिका तक नहीं जाता है। देखो इसका क्या मतलब है कि जैसे मान के चलो कि ये कैपिलरी है, इस कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है और आगे बैठा हुआ है कोशिका। आगे बैठा हुआ है कोशिका। इस ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंसेस मिले हुए हैं और यही सब्सटेंस की जरूरत है इन कोशिकाओं को। तो कोशिका कहेगा कि ब्लड, हमें ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है, ये सारे के सारे जो हमारे लिए जरूरी सब्सटेंस है वो हमें दे दो। ब्लड कहेगा कि भाई हम आए तो हैं इसी के लिए, हम आए तो हैं इसी के लिए, तुम्हारी मदद करने ही आए हैं। ये सभी सब्सटेंस को हम लेकर आए हैं ताकि तुम्हें हम दे सकें। तो कहेगा ठीक है दे दो हमें। कोशिका कहेगा कि ठीक है जब आए ही हो तो हमें दे दो। लेकिन ब्लड कहेगा कि भाई मेरे साथ एक मजबूरी है, मेरे साथ एक मजबूरी है। कोशिका कहेगा कि क्या मजबूरी है? तो ये मजबूरी अपनी बताएगा कि हम इस डक्ट से, इस कैपिलरी से, इस नली से हम बाहर नहीं आ सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे घर की नई नवेली बहुरिया है। ये क्या है? ये जो ब्लड है बच्चा, ये हमारे घर की बहू है। बहू बेटी है। बस इतनी बात समझो। और बहू बेटी को घर से निकलने का इजाज़त नहीं होता है। तो ये भी ब्लड जो है इस घर से, यानी कि इस नली से बाहर नहीं निकल सकता है।
तो कोशिका के लिए एक समस्या हो जाएगा, कोशिका के लिए एक समस्या हो जाएगा। समस्या क्या होगा कि जब ये ब्लड बाहर निकल कर इस कोशिकाओं तक नहीं आएगा, तो कोशिका को ये जो नेसेसरी पदार्थ हैं, ये इसको मिल नहीं पाएगा, और जब मिलेगा नहीं तो कोशिका में एनर्जी बनेंगे नहीं। अच्छा सर, ऐसी बात है। तो सर फिर ये जो सब्सटेंस है इसके पास पहुंचेगा कैसे? ब्लड कहेगा कि भाई तुम आकर ले जा, हम तो नहीं निकल सकते, तुम ही आकर ले जाओ। तो कोशिका कहेगा कि भाई हमारे साथ भी मजबूरी है, हमारे साथ भी मजबूरी है, हम भी नहीं आ सकते हैं तुम्हारे पास, हम भी नहीं आ सकते हैं तुम्हारे पास। यानी कि यहां से कहने का क्या मतलब हुआ कि ना तो ब्लड कोशिका के पास जाएगा और ना ही कोशिका ब्लड के पास जाएगा। तो फिर ये सर पदार्थों का कोशिकाओं तक पहुंचना कैसे पॉसिबल होंगे? कैसे संभव होगा कि ये पदार्थ कोशिका तक पहुंच जाए? तो आपको हमने पढ़ाया कि जितने सारे हमारे वाहिकाएं होते हैं, उन वाहिका में मौजूद होता है एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज मौजूद होते हैं, जो एक ही लेयर का बना होता है, और यहाँ से डिफ्यूज हो जाता है, यहाँ से डिफ्यूजन हो जाता है, और डिफ्यूजन होकर यहाँ से सब्सटेंसेज बाहर निकलने लग जाते हैं। हमने क्या कहा कि अगर यहाँ का सब्सटेंस यहाँ जाने के लिए, यहाँ का जो ब्लड है, ब्लड में जो उपस्थित सब्सटेंस है, जो आवश्यक पदार्थ है, अगर ये ब्लड कोशिका तक नहीं पहुंच सकता और कोशिका ब्लड तक नहीं आ सकता है, तो फिर यहाँ पर पदार्थों का यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफर होगा वो किसके माध्यम से होंगे? डिफ्यूजन के माध्यम से होंगे, यानी विसरण के माध्यम से होगा। यहाँ पर जो ब्लड है, यहाँ पर जो ब्लड उपस्थित है, इस ब्लड से क्या होगा? देखो, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा बंद कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पूरी तरीका से बंद है कैपिलरीज। ठीक है, अब यहाँ से डिफ्यूजन होगा, अब यहाँ से डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन होकर यहाँ से सब्सटेंस जो है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और बाहर निकल कर यहाँ जमा होंगे। तो देखो, हम यहाँ पर अब सब्सटेंस को जमा कर रहे हैं बच्चा, ये सारे के सारे जो सब्सटेंस है इसको हम जमा कर रहे हैं। ये जो कोशिकाओं, ये जो ऊतकों के बीच में जो आपको खाली जगह दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरालीय स्थान कहते हैं इसको। और इसमें जो भरा हुआ जो द्रव्य जैसा दिखाई दे रहा है, ये इसमें ये फ्लूइड की तरह होता है, एक तरल की तरह होता है। ये क्या है? फ्लूइड की तरह है। क्या है? फ्लूइड की तरह है। और इस फ्लूइड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बात समझ गए कि यहाँ पर जो भी सब्सटेंस बाहर निकले हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब ये फ्लूइड तो बाहर निकल गया, फ्लूइड तो बाहर निकल गया। अब ये फ्लूइड जो है, अब ये फ्लूइड जो है धीरे धीरे प्रवेश करेगा, धीरे धीरे प्रवेश करेगा हमारे ऊतकों में, हमारे ऊतकों में ये धीरे धीरे प्रवेश करेंगे, ऊतकों में ये धीरे धीरे प्रवेश करेंगे, प्रवेश करेगा, और फिर यहाँ से जितने सारे आवश्यक पदार्थ हैं जो जरूरी है कोशिकाओं के लिए, वो सभी के सभी पहुंच जाएंगे कोशिकाओं तक। आपको हमने पढ़ाया है, न्यूट्रिशन टॉपिक में भी पढ़ाया है और रेस्पिरेशन टॉपिक में भी पढ़ाया है कि जो भी आवश्यक चीज है, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। जैसे ये जो तरल है, इस तरल में क्या मौजूद है? इस तरल में प्लाज्मा भी मौजूद होगा, इस तरल में प्लाज्मा भी मौजूद होगा, विटामिन भी मौजूद होगा,
मिनरल्स भी मौजूद होंगे। साथ ही साथ आप कहेंगे कि इसमें हमारा प्लाज्मा हो गया, विटामिन हो गया, वाटर हो गया, वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया। ये सभी के सभी चीज इस तरल में मिले हुए हैं और यही तरल कहाँ जाएगा, कोशिकाओं के पास पहुंच जाएंगे। जब ये कोशिकाओं के पास जाएगा तो यहाँ पर रेस्पिरेशन की क्रिया होगी कोशिकाओं में, और रेस्पिरेशन की क्रिया में किसकी आवश्यकता है, ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की। इसमें क्या मिले हुए हैं, ऑक्सीजन भी मिला हुआ है, CO2 भी मिला हुआ है, सारे चीज यहाँ पर मिले हुए हैं। अब ये सभी के सभी जो कंपोनेंट्स हैं वो सभी के सभी जाएंगे कोशिकाओं तक, और कोशिका में जाकर इनका क्या होगा, तो इनका उपयोग होगा कोशिकाओं के द्वारा। और जब कोशिकाओं के द्वारा उपयोग होंगे तो वहां से कुछ वेस्टेजियल पदार्थ भी बनेंगे, ऊर्जा भी बनेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर इनका उपयोग हुआ, जैसे ही इनका उपयोग हुआ, यहाँ से पुनः वापस निकलेंगे। पुनः वापस निकलेंगे तो देखो, ये जो येलो कलर के हम दिखा रहे हैं, इसको समझना कि जो यूज हो गया है उससे बाहर निकला है, यानी कोशिका से जो बाहर निकला है वो सब्सटेंस को हमने येलो कलर से यहाँ पर शो किया है। अब होगा क्या सर, अब होगा क्या, अब इनका वापस लौटना होगा, अब इनका वापस लौटना होगा। तो आ जाओ, अब यहाँ पर थोड़ा सा घी खिचड़ी हो जाएगा, इस वजह से हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। आज अब ये जो कंपोनेंट है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर बना लेते हैं टिश्यूज वगैरह, टिश्यूज वगैरह बना लेते हैं। इस टिश्यूज में मौजूद है कोशिका, कोशिका मौजूद है। अब इन कोशिकाओं से क्या निकले हैं, तो आपने देखा कि इस तरीका का फ्लूइड निकला, इस तरीका का फ्लूइड निकला है। अब ये फ्लूइड जो होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। अब ये डिफ्यूज होकर यहां आया है तो डिफ्यूज होकर यहां भी जाएगा। अब यहां पर डिफ्यूज होकर हमारे इस वाले डक्ट में जाएंगे, जो ब्लू कलर का डक्ट दिखाई दे रहा है उसमें, इसको हम कहते हैं कैपिलरीज। ये कौन सी कैपिलरीज है, तो वेन वाली कैपिलरीज है, वेन कैपिलरीज है, वेन कैपिलरी है। जी सर, समझ गए सर। अब इसमें ये ब्लड का जो कंपोनेंट्स था यहाँ पर, ये अब इसमें बहना शुरू होगा, इसमें प्रवेश करेगा। जी सर, प्रवेश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चक्कर है, यहाँ पर एक समस्या क्या है कि अगर यहाँ पर 100 ग्राम, यहाँ पर अगर 100 ग्राम अगर ये सब्सटेंस निकला है कोशिकाओं से, कोशिकाओं से यहाँ अपशिष्ट के रूप में अगर 100 ग्राम निकले हैं सब्सटेंस, तो 100 ग्राम में से 70 ग्राम जो सब्सटेंस है वो तो वापस लौटेंगे, क्या होगा, रिटर्न होगा बच्चा। लेकिन जो 30 ग्राम अगर सब्सटेंस है ये वहीं पर स्थिर रहेंगे, क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। बात समझे, यानी कि जो 100 ग्राम अगर यहाँ पर निकला है सब्सटेंस वेस्टेजियल के रूप में, तो ये 100 ग्राम में से 70 ग्राम वापस लौट जाएगा और 30 ग्राम यहीं पर ठहरा रह जाएगा, 30 ग्राम यहीं पर ठहरा रह जाएगा। देखो, इस बात को जो हमने बताया है इसको अच्छे ढंग से दिमाग में बैठा कर रखना है। यहीं से जुड़ेगा लिम्फ, यहीं से जुड़ेगा अपना लिम्फ है। तो देखो, अब ये वापस लौटा तो इसको हम कह रहे वेन कैपिलरीज कह दिए, ठीक है, वेन कैपिलरीज कह दिए। अब वेन कैपिलरीज से, वेन कैपिलरीज से अब ये जो पॉइंट है इसका नाम होता है वेन, इसका नाम है वेन, वेन जिसे हम कहते हैं छोटी सिरा, वेनियोल, अगर वेनियोल इसे हम कहते हैं।
और वेन्यूल का मतलब होता है छोटी सीरा, छोटी सीरा इसे कहते हैं। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर आएगा, तो इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं, यहाँ पर ये धीरे धीरे देखो मोटे होते हुए जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं वेन, इसे कहते हैं वेन यानी कि सीरा कहते हैं, सीरा कहते हैं। और उसके बाद आगे और भी ब्लड बढ़ेंगे, और भी ब्लड आगे बढ़ेंगे, तो जैसे ही आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं वेना कावा, इसे हम कहते हैं वेना कावा। आपने देखा है कि जो ब्लड है वो हार्ट में पुनः लौटता है किसके माध्यम से, इन्फेरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा के माध्यम से। चलो सर इतनी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन ये 30 ग्राम का क्या होगा, ये 30 ग्राम जो हमारा सब्सटेंस बच गया है अभी भी कोशिकाओं, अभी भी ऊतकों के बीच में, क्या ये हमेशा यहीं पर रहेंगे, क्या हमेशा के लिए यहीं पर रहेंगे? तो बच्चा जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये जो रक्त का प्रवाह है हमेशा हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आज हुआ है कल नहीं होगा। तुम्हारा अल्टरनेट डे वाली क्लास तो चलती नहीं है, हमारा ब्लड जो है अल्टरनेट डे तो काम करता नहीं है, वो रेगुलर हर सेकंड हर मिनट कार्य कर रहा है। इसका मतलब है कि निरंतर यहाँ से ब्लड का प्रवाह हो रहा है, यहाँ से सब्सटेंस वापस, यहाँ से सब्सटेंस जो है आ रहे हैं हमारे अंगों तक, ऊतकों तक जा रहे हैं, ऊतकों के अंदर कोशिकाओं तक जा रहा है, कोशिकाओं में हमारा उसका इस्तेमाल हो रहा है, फिर वेस्टेजियल रूप में बाहर भी निकल रहे हैं, फिर इसका वापस भी लौट लौट रहा है। लेकिन जो 30% यहाँ इकट्ठा हो रहा है, तो वो तो हमेशा इकट्ठा हो रहा होगा, वो हमेशा इकट्ठा हो रहा होगा। तो सर क्या ये हमेशा इकट्ठा हो रहा है तो हमेशा यहीं पर रहेगा? अगर ये हमेशा के लिए यहीं पर रहेगा तब तो ये डंपिंग यार्ड बन जाएंगे, तब ये तो डंपिंग यार्ड बन जाएगा। और अगर ये डंपिंग यार्ड बन गया है, अगर ये डंपिंग यार्ड बन गया, तो फिर तो ये पूरी तरीका से ऑर्गन को ही नष्ट कर देगा, ऑर्गन ही समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा ऑर्गन्स काम ही नहीं करेगा, क्योंकि पूरी तरीका से यहाँ वेस्टेजियल सब्सटेंस से भर जाएंगे, काम ही फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है सर कि ये जो वेस्टेजियल सब्सटेंस है इसको बाहर भी निकलना होगा, क्या करना होगा, बाहर भी निकालना होगा। तो बाहर कैसे निकलेगा, ये 30% जो सब्सटेंस है, ये देखो, इसको मान लो कि ये 100% है, इसको मान लो कि ये जो है 100% है, नहीं इसको 70 मान लो कि ये 70 है, और इसको मान लो कि 30 है, तो 70 तो लौट गया, 30 का नखरा है, 30 का बिल्कुल लड़कियों की तरह नखरे हैं बच्चा, ये नखरेबाज हैं, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। इसका कहने का क्या मतलब है कि 30% जो है सबस्टार, वो कह रहा है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना है। तो अगर इसे इस रास्ते से नहीं जाना, वेन्स के माध्यम से वेन से नहीं जाना है, तो इसके लिए एक अलग सिस्टम बनता है। इसी के लिए हमारे शरीर में यही 30% सब्सटेंस के लिए हमारे शरीर में एक नया सिस्टम बनाया हुआ है, जिस सिस्टम को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जिस सिस्टम को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। फिर से सुनो हमारी बातों को, हमने कहा कि जो वेस्टेजियल सब्सटेंस बाहर निकलते हैं हमारे कोशिकाओं से, उस कोशिकाओं का जो उस वेस्टेजियल सब्सटेंस का जो 70% हिस्सा है वो वापस लौट जाता है वेन के माध्यम से, लेकिन 30% जो पदार्थ है वो कहता है कि हम वापस इससे नहीं जाएंगे, हम वापस इससे वेंस के माध्यम से नहीं जाएंगे, ये जाने से इनकार करता है। इसके लिए स्पेशल डोली चाहिए। कुछ कुछ रिश्तेदार आपके घर में ऐसे होते होंगे कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा हो, अगर आप उनको निमंत्रण दे रहे हैं, तो उनको निमंत्रण एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि बाबू हमारे लिए एक स्पेशल गाड़ी चाहिए, हम अपने से नहीं आएंगे, हमको लेने आना पड़ेगा, तब आएंगे हम। तो नखरे उन्हीं की तरह इनका भी है कि ये जो 30% सब्सटेंस है, ये कह रहे हैं कि हम इससे नहीं जाएंगे, तो इनको बाहर निकालना भी जरूरी है।
तो नेचर ने हमारे शरीर में एक और सिस्टम बनाकर भेजा, जिस सिस्टम को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। जिस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम नाम देते हैं। और यही 30% जो हिस्सा होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से बाहर निकलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो आइए अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। अगले स्लाइड पर यहाँ पर समझिए। अब जो 30% हिस्सा है, यहाँ पर देखो बना देते हैं। यहाँ पर जो 30% हिस्सा है, 30% जो हिस्सा है वो अब लौटेगा किसके माध्यम से? इसे कैपिलरीज के। ये जो ग्रीन वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसी को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो ये जो आपको पतली पतली सी जो नली दिखाई दे रहा है, इसका नाम है लिम्फ कैपिलरीज। इसको हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। तो ये लिम्फ कैपिलरीज है। अब ये सब्सटेंस धीरे धीरे बाहर निकलेगा, तो इस सब्सटेंस का नाम पड़ जाता है लिम्फ। इस सब्सटेंस का नाम पड़ जाता है लिम्फ, यानी ये इसका नाम पड़ गया लिम्फ। बात समझ गया कि ये जो तरल पदार्थ है, जब ये लिम्फेटिक कैपिलरी से बाहर निकलता है, तो इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं लिम्फ। इस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं? लिम्फ नाम देते हैं। अब ये लिम्फ जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसके भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, इसके भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो ये भी देखो सभी ब्रांचेज में घूमेगा। तो ये आ गया। इस वाले जो सेक्शन है, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक की जो नली दिखाई दे रहा है, इस नली को हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स। इसको हम क्या नाम देते हैं? लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स। बात समझ गए कि ये वाली जो नली है लिम्फ वेसल्स हो कहलाती। अब ये लिम्फ वेसल्स के पास, लिम्फ वेसल्स के पास कुछ इस तरीका के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कुछ इस तरीका का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीका का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं लिम्फ नोड। ये हमारा है लिम्फ नोड। अब सर ये लिम्फ नोड का कार्य क्या है? देखो, ये लिम्फ नोड जो है लिम्फ का एग्जामिन करता है, लिम्फ का जांच करता है। सर लिम्फ में क्या चीज का जांच करना है? अरे बच्चा जांच करना है, ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन चल रहा है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। यहाँ पर क्या होता है कि जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड के पास मौजूद होता है। देखो यहाँ पर हम अलग से लिख रहे हैं, जो लिम्फ नोड है, इस लिम्फ नोड के पास मौजूद होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होता है। याद करो, आपने ब्लड में पढ़ा था लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट क्या करता है? इम्यून सिस्टम का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये वही लिम्फोसाइट है जो कहाँ बैठा हुआ है? लिम्फ नोड के पास। इस वजह से इसका नाम पड़ा है क्या? लिम्फोसाइट नाम पड़ा है, क्योंकि ये लिम्फ के पास है पैथोजन को। लिम्फ के पास जो पैथोजन, जैसे इस 30% में अगर कोई पैथोजन है जो जो हमारे कॉज करने वाले, यानी कि डिजीज कॉज करने वाले जो भी हमारे सब्सटेंस होंगे, पदार्थ होंगे, या आप कह सकते हैं कि जो हमें नुकसान पहुंचाने वाला बैक्टीरिया, वायरस होंगे, या कोई परजीवी होगा, उसको जांच करेगा। क्या करेगा? जांच करेगा। और जांच करके ये यहाँ पर तो मौजूद है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का कार्य क्या है? तो आप कहेंगे एंटीबॉडी बनाना। तो ये एंटीबॉडी इसके पास पहले से है, तो ये क्या करेगा? पैथोजन को, यानी जो भी हानिकारक हमारे सब्सटेंस है, हमारे हमारे नहीं, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर
हमारे ब्लड के अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर 30% में जो भी पैथोजन मौजूद है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे मारने का कार्य कहाँ पर होगा? लिम्फ नोड के पास होगा। लिम्फ नोड के पास देखेगा कि अरे ये तो हम लोगों को नुकसान पहुंचाए, इसको बाहर करो, इसको बाहर करो। बाहर करके उसको कूच देगा, मूंज देगा, मार पीट देगा, मार पीट के खत्म कर देगा। और जो अच्छा होंगे उसको आगे बढ़ने देगा, जो अच्छे सब्सटेंस होंगे उसको आगे बढ़ने देगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुआ? अब ये लिम्फ है, जो वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स से आगे बढ़ेगा, वो जो 30% सब्सटेंसेस थे, और आगे बढ़कर ये प्रवेश कर गया लिम्फ डक्ट में। इसको हम कहते हैं लिम्फ डक्ट। इसका क्या नाम है? लिम्फ डक्ट नाम है। अब ये लिम्फ डक्ट जो होता है, फाइनली लिम्फ डक्ट फाइनली जाकर मिल कह रहा है, आप ध्यान से देखो तो, कि ये इस वाले नली को हम क्या नाम दिए थे? इस नली को हम नाम दिए थे, आप याद करो, इन्फेरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। प्रीवियस स्लाइड में देखो, इसका नाम क्या है? वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। तो इसी वेना कावा में ये जो लिम्फ डक्ट है आकर जुड़ जाते हैं। यही हमारा लिम्फ डक्ट जो है अंततः वेना कावा से ही जुड़ा रहता है। और फिर देखो, ये जो सब्सटेंस है, इससे जो बहने वाला इसमें जो बह रहे थे, जो 70% यहाँ से जो चला था और 30% यहाँ से चला, ये 70% इधर से आ रहा है और 30% लिम्फ सिस्टम से आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को हम नाम क्या देते हैं? लिम्फेटिक लिम्फेटिक सिस्टम नाम देते हैं। और ये लिम्फेटिक सिस्टम क्यों हमारे लिए जरूरी है? अब समझ में आया कि ये लिम्फेटिक सिस्टम इसीलिए जरूरी है कि जो हमारा वेस्टेजियल सब्सटेंस है, उसमें कोई पैथोजन अगर शामिल है, तो उस पैथोजन को मारने के लिए ये एक रास्ता बना हुआ है। और यहाँ पर मौजूद होता है लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड में मौजूद है लिम्फोसाइट, और यही लिम्फोसाइट इस पैथोजन को मार देता है और फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स को सुरक्षित रखता है और हम स्वस्थ रहते हैं। इस वजह से ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारे लिए जरूरी होता है। तो देखो कि जो 70% इधर से आ रहा था, ये 30% इधर से आ रहा था। अब ये दोनों के दोनों कहाँ मिल गए? यहाँ पर मिल गए। और फिर ये आगे बढ़ गया, और आगे बढ़कर देखो कहाँ पर आ गए, देखो कहाँ पर आ गया। तो अंततः अगर देखा जाए तो फिर ये पहुंच गया हार्ट के पास पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? हार्ट के पास पहुंच गया। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम क्यों बना है, क्या इसका महत्व आपको समझ में आ गया? लिम्फेटिक सिस्टम क्यों बना है, इसका महत्व आपको समझ में आ गया होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम का कार्य होता है सबसे पहला कि यूमीन जनरेट करना। ह्यूमेन जनरेट करने का कार्य होता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जब आपने पोषण वाले टॉपिक को पढ़ा था, तो पोषण वाले टॉपिक में आपने पढ़ा कि भोजन का डाइजेशन होता है हमारी छोटी आंतों में, और छोटी आंत में के पास उनकी जो दीवारें होती है, वहां पर मौजूद होते हैं विलाई मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? विलाई मौजूद होता है। और इसी विलाई में मौजूद होते हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होता है। ब्लड कैपिलरीज मौजूद होता है। और इसी ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से क्या होते हैं? तो आप कहेंगे कि जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी का हमारा अवशोषण कर लिया जाता है, ब्लड में आकर सभी के सभी घुल जाते हैं। तो ये है ब्लड कैपिलरीज, ये है ब्लड कैपिलरीज। जी सर। और यहाँ पर मौजूद होता है लिम्फ
लिम्फ कैपिलरीज भी मौजूद होते हैं। लिम्फ कैपिलरीज का कार्य क्या होता है, ध्यान रखना कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे उसमें वसा भी मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, वसा। तो इससे देखो वो ब्लड वेसल्स था और ये जो है हमारा है ये लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ कैपिलरीज कहो, लिम्फ कैपिलरीज है ये सभी के सभी ग्रीन वाले। इस लिम्फ कैपिलरीज का कार्य क्या होता है कि जो फैटी एसिड है, जो फैटी एसिड है उसका अवशोषण कर लेना। क्या करना, अवशोषण कर लेना। और जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल जो होता है, इस ग्लिसरॉल का भी एब्जॉर्प्शन का काम, एब्जॉर्प्शन का काम किसका होता है, तो आप कहेंगे लिम्फ कैपिलरीज का ही होता है। तो लिम्फ कैपिलरीज का दो कार्य है। लिम्फ कैपिलरीज का मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं हमारे शरीर में। एक होता है कि जो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है उनका अवशोषण करना, और सेकंड कार्य होता है कि पैथोजन को मारने का, पैथोजन को मारने का यानी कि यूमिन को जनरेट करने का, यानी प्रतिरक्षा को, प्रतिरक्षी तंत्र को बूस्ट करने का कार्य होता है लिम्फेटिक सिस्टम को, यानी कि लिम्फ को। बात समझ गए। तो ये हमारा पूरा का पूरा कहानी था लिम्फेटिक सिस्टम पर। किस पर आधारित था, लिम्फेटिक सिस्टम पर ये पूरा का पूरा कहानी हमारा आधारित था। ब्लड यहां से चलना शुरू किया था, वापस ब्लड आ गया हार्ट के पास ही। ठीक है। अब आप ही बता दो कि ये जो 30% है, इस 30% का नखरा था या नहीं था, बिल्कुल था। ये 70% अगर इधर से गुजर जा रहा है तो 30% को इधर से जाने में क्या हो रहा था, शर्म आ रहा था। ये भी इधर से गुजर जाता, अगर इधर से गुजर जाता तो एक नया सिस्टम हमारे शरीर में नहीं बनता, और नया सिस्टम अगर हमारे शरीर में नहीं बना होता तो हमें अलग से लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना बोझ भी हमारे दिमागों पर नहीं पड़ता है या नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है बच्चा। देखो हमारे शरीर में जितने सारे ऑर्गन्स हैं उनका कहीं ना कहीं महत्व है, वो फालतू का बेकार का बना हुआ नहीं है। बात समझ गए। ये लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लिम्फ नोड के पास, कहाँ पर, लिम्फ नोड के पास किसका कार्य हो रहा है, पैथोजन के, पैथोजन को मारने का कार्य हो रहा है, पैथोजन को एग्जामिन करने का कार्य हो रहा है, चुन चुन के वहां से खोजे जा रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो होपफुली कि आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम के माध्यम से आपको लिम्फेटिक सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम समझने के लिए हमने जो आपको ये डायग्राम बनाया हुआ था, यहाँ जो हमने समझाया था पहले, इन सभी चीज़ों को प्रीवियस लेक्चर से रिलेट कर रहा था, और रिलेट करते करते देखो कि हम लिम्फेटिक सिस्टम तक पहुँच गए। समझ गए। चलिए सर, अब लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कुछ दिया हुआ है तो उसको पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आ जाओ। लिम्फेटिक सिस्टम जिसे हम कहते हैं लसिका तंत्र कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लसिका तंत्र कहते हैं। लसिका तंत्र का प्राथमिक कार्य द्रव संतुलन बनाए रखना है। क्या है इसका कार्य, कि द्रव को, यानी कि जो हमारे शरीर में फ्लूइड है उसको मेंटेन करके रखना है, वसा को अवशोषण करना है। अभी हमने ये पढ़ा कि फैटी एसिड जो है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है सर। और प्रतिरक्षा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करने का कार्य करता है। यह उत्तकों से अतिरिक्त तरल पदार्थ, यानी जो उत्तक में बने हैं एक्स्ट्रा जो तरल पदार्थ बने हैं अपशिष्ट के रूप में, किस रूप में, अपशिष्ट के रूप में, उसको एकत्रित करता है और उसे लिम्फ नोड्स के माध्यम से, किसके माध्यम से, लिम्फ नोड्स के माध्यम से छान कर तथा रक्त प्रवाह में वापस भेजकर ऐसा करता है। उसको क्या करता है, मारने का कार्य करता है। यह संक्रमण में लड़ने के लिए लिम्फोसाइट, किसको, लिम्फोसाइट, जो एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है, इसको भी पूरे शरीर में पहुंचाता है। लिम्फोसाइट को भी क्या करता है, पूरे शरीर में ये पहुंचाने का कार्य करता है। अब जो ये द्रव संतुलन बनाता है इसकी बात कर रहे हैं कि इस द्रव का एक भाग लसिका कोशिकाओं में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है,
लसिका कोशिकाओं में एक हिस्सा प्रवेश करता है और एक आपने देखा कि प्रवेश कर रहा है आपका वेन कैपिलरीज में। ये देखो ना, आ जाओ। 70% इसमें प्रवेश किया और 30% जो है हमारा इसमें प्रवेश किया, लासिका में प्रवेश किया। तो यही चीज वो कह रहा है कि ये जो द्रव है, ये जो द्रव है, ये द्रव का एक भाग लसिका कोशिकाओं में प्रवेश करता है। लसिका कोशिकाओं के लसिका कोशिकाओं के अंदर के द्रव को लसिका कहते हैं। लसिका जो कोशिकाओं के अंदर जो द्रव बह रहा है उसे हम लिम्फ कहते हैं, यानी लसिका कहते हैं। लसिका एक स्पष्ट पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। अब देखो, जो हमारा लिम्फ होता है, जो हमारा लिम्फ होता है, लिम्फ में क्या क्या होते हैं ये चीज को पहले समझो। देखो सर, एक होता है लिम्फ और एक है आपका ब्लड। एक है लिम्फ और एक है ब्लड। लिम्फ में ध्यान रखना कि प्लाज्मा यहां भी है, प्लाज्मा यहां भी है, प्लाज्मा दोनों में है। यहां भी प्रोटीन है, यहां भी प्रोटीन है और यहां भी प्रोटीन है। लेकिन ब्लड में प्रोटीन की मात्रा अधिक होता है और लिम्फ में प्रोटीन की मात्रा कम होता है। लिम्फ में प्रोटीन की मात्रा कम होता है। ठीक है सर। और आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर लिम्फ में अभी अभी आपने पढ़ा, अभी अभी इस चीज को आपने पढ़ा कि ये एक पारदर्शी तरल पदार्थ है। और पारदर्शी क्यों होता है? देखो, इसमें किसी भी प्रकार का आरबीसी नहीं होता है, किसी भी प्रकार से आरबीसी नहीं होता है। और इसमें आरबीसी होते हैं, इसमें आरबीसी होता है, इसमें आरबीसी नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी इसमें होता है, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो अधिक होती है और यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी होता है उसकी संख्या कम होती है। तो ये लिम्फ और ब्लड में अंतर है, ये लिम्फ और ब्लड में अंतर होता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप समझना बच्चा, यहाँ पर एक और चीज समझना कि यहाँ पर जो ब्लड से जो सब्सटेंस का बाहर निकल रहा था और साथ ही साथ ये सभी चीज जो निकल रहे थे, तो ध्यान रखना कि डिफ्यूजन के माध्यम से जो निकला है, डिफ्यूजन के माध्यम से जो निकला है, आरबीसी नहीं निकलता है, आरबीसी नहीं निकलता है। यानी कि इस तरल पदार्थ में डब्ल्यूबीसी तो होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, लेकिन आरबीसी किसी भी प्रकार का नहीं होगा। यानी कि इसमें, इस तरल पदार्थ में आरबीसी नहीं होता है, आरबीसी नहीं होता है। यानी कि आरबीसी जो है किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलता है, ये ब्लड कैपिलरीज में ही बहते रहता है। बात समझ गए? चल, और जब आरबीसी नहीं है तो उसका कोई कलर भी नहीं होगा। इस वजह से ये क्या होता है, एक पारदर्शी तरल पदार्थ होता है जिसमें रक्त प्लाज्मा होता है। क्या होता है? रक्त प्लाज्मा। डब्ल्यूबीसी होता है और कुछ प्रोटीन भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन भी होते हैं, अभी हमने बताया। लसिका, लसिका कोशिकाओं में प्रवेश करती है जो आपस में मिलकर बड़ी लासिका बनाती है, बड़ी लासिका वाहिकाएं बनाती है। ये रात्रि प्रवेश क्या है भाई? चलो आगे देख लेते हैं। रात्रि प्रवेश ऐसा कुछ है नहीं। लसिका वाहिकाएं दो लसिका नलिकाओं में खुलती है जो अंततः लसिका को बड़ी नसों में ले जाती है। कहाँ ले जाती है? एक बड़ी नसों में ले जाती है। लिम्फ नोड्स लसिका वाहिकाओं की लंबाई में अंतराल पर होते हैं। लिम्फ नोड्स बहुत सारे मौजूद होते हैं, क्या करने के लिए? तो आप कहेंगे पैथोजन को छानने के लिए। इनमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज होते हैं। लसिका, लसिका ग्रंथियों से होकर फिल्टर होता है। लसिका जो है वो लसिका जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स टॉपिक में आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा लिम्फ ग्लैंड है वो क्या होते हैं। लिम्फ ग्लैंड से इतनी बात समझे कि लिम्फ सीक्रेट होता है। माइक्रोफेज सूक्ष्म जीवों, मैक्रोफेज जो होता है वो सूक्ष्म जीवों के लिए होता है। कोशिकीय मलबे और बाहरी कणों को हटाते हैं। लसिका आंत से पची और अवशोषित वसा को, किसको? देखो, आंत में पचा हुआ जो भोजन है उसमें से वसा को अवशोषित कर लेता है और बाह्य कोशिकीय स्थान से अतिरिक्त तरल पदार्थों को वापस रक्त में बहा भी देता है। यानी कि जो कोशिकाओं में जो अपशिष्ट बना है उसको भी वापस लाकर फिर रक्त में बहा देता है।
तो ये पूरा का पूरा लिम्फ सिस्टम, ये देखो पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। इधर से ब्लड आया, ये है हमारा ऑर्गन्स। यहाँ पर पूरी तरीका से क्या हुआ, 70 और 30 का रेशियो चला है। और ये देखो फिर एक ग्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम अलग से बना है और फिर जाकर कहाँ मिल रहा है, तो आप कहेंगे बेना कावा के पास जाकर मिल जा रहा है। अब ये पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी वाले पढ़ लीजिए। कह रहा है कि परिवहन में एक अन्य प्रकार का द्रव भी शामिल होता है, परिवहन में एक अन्य प्रकार का द्रव भी शामिल होता है। इसे लसिका या उत्तक द्रव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लसिका या उत्तक द्रव कहते हैं। कोशिकाओं की दीवारों में मौजूद छिद्रों के माध्यम से, यानी कि कोशिकाओं में जो मौजूद छिद्र है उसके माध्यम से प्लाज्मा, प्रोटीन और रक्त, कोशिकाओं की कुछ मात्रा, कोशिकाओं की कुछ मात्रा मतलब प्लेटलेट्स हो सकता है, डब्ल्यूबीसी हो सकता है, लेकिन आरबीसी नहीं होगा। ऊतकों में स्थित अंतर कोशिकीय, जिसको हम इंटरस्टेशियल प्लेस कह रहे थे, स्थानों में पहुंचकर उत्तक द्रव या लसिका बनाती है। क्या बनाती है, उत्तक द्रव, यानी कि जिसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। यह रक्त के प्लाज्मा के समान होता है। ये कैसा होता है, रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसके समान होता है, लेकिन रंगहीन होता है। प्लाज्मा का कलर जो स्ट्रॉ होता है उसके जैसा होता है, यानी भुस्सी के जैसा हल्का पीला रंग का होता है, लेकिन यहाँ पर जो लसिका का कलर है वो रंगहीन होता है। इसमें प्रोटीन कम होता है, लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम है। लसिका अंतरकोशिकीय स्थानों से लसिका कोशिकाओं में प्रवाहित होता है, जो मिलकर बड़ी लसिका वाहिकाएं बनाती है। क्या बनाती है, बड़ी लसिका वाहिकाएं बनाती है, जो अंततः बड़ी शिराओं में खुलती है। बड़ी शिराओं कहने का मतलब है कि वेना कावा में खुलती है। लसिका आंत से पची और अवशोषित वसा को ले जाती है और अतिरिक्त अतिरिक्त कोशिकीय स्थानों से अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में बहा भी देती है। तो ये पूरा का पूरा लसिका तंत्र का कार्य है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चे तो आप ले सकते हैं। आप इधर भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए। चलिए बच्चा, होपफुली कि आपको ये आज का जो लेक्चर है पूरी तरीका से समझ में आया होगा। लिम्फेटिक सिस्टम पूरी तरीका से आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी प्रकार से आपको डाउट रह जाता है तो बच्चा कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ दीजिएगा, हम उस डाउट को क्लियर करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चा, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अत्यधिक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके शेयर करने से लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए मेहनत करने के लिए। तो चलिए, और कुछ नहीं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चलिए।